नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मेरे व्याख्यान का विषय है मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की भूमिका। यहाँ हम प्रधानमंत्री की भूमिका के केवल दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम, अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का है। द्वितीय, जो अधिक सार्थक है, बिना किसी से सलाह लिए स्वयं के विवेक से कार्य करना। राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा ब्रिटेन और भारत के राजनीतिक पटल पर देखा गया है कि सत्ता और शक्ति का केंद्र मंत्रिमंडल से हटकर एक छोटी संस्था में केंद्रित हो गया है। इस प्रकार की छोटी संस्था में प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र और प्रभावशाली सहयोगी सदस्य होते हैं। संख्या में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 3 या 4 सदस्य होते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री प्रायः विचार विमर्श करता है। अतः यह पता लगाना कठिन है कि प्रधानमंत्री कब और कितने व्यक्तियों से विचार विमर्श करता है, किंतु यह सत्य है कि कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक संस्था कैबिनेट का स्थान नहीं ले सकती, जहां किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि 1947 से 1950 तक 2 व्यक्तियों नेहरू और पटेल द्वारा भारत का शासन संचालित होता था। 1950 में पटेल के निधन के बाद नेहरू जी अधिक स्वतंत्र हो गए और अनेक मुद्दों पर मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बिना अपने 1 या 2 मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। 1961 में गोवा के विरुद्ध रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की सलाह पर नेहरू ने कार्रवाई की थी। शास्त्री के समय में अंतरिम कैबिनेट के अतिरिक्त एक बड़ी संस्था विकसित हुई, जिसे माइकल ब्रेकर ने गणतंत्र की महान परिषद के नाम से संबोधित किया है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य और कुछ प्रभावशाली मुख्यमंत्री सम्मिलित थे। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब वे कुछ मित्रों से विचार विमर्श करती थी, जो किचन कैबिनेट के नाम से जानी जाती थी। श्रीमती गांधी ने विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विदेश मामलों की नीति परिषद का गठन किया था। वे इसकी अध्यक्ष थी। 1971 में विशेषकर आपातकाल घोषित करने के बाद श्रीमती गांधी अपने सचिवालय पर नीति निर्धारण विषयक सलाह के लिए अधिक निर्भर हो गई थी। इस समय सचिवालय नीति निर्धारण का केंद्र बिंदु बन गया था। पिछले कुछ वर्षों में एक पद्धति बन गई है, जहां प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल से चर्चा किए बिना निर्णय लेते हैं और मंत्रिमंडल से मात्र औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। इस प्रथा का प्रारंभ शक्तिशाली और चमत्कारी नेता नेहरू के समय से देखने को मिलता है, विशेषकर 1950 के बाद। भीमराव अंबेडकर और सी.डी. देशमुख ने मंत्रिमंडल में चर्चा किए बिना निर्णय लेने की पद्धति के विरुद्ध शिकायत की थी। नेहरू ने कश्मीर के संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल में चर्चा के बिना लिया। यही स्थिति गोवा में सैनिक कार्रवाई करने के समय थी। संभवतः सबसे अधिक स्वविवेकी निर्णय नेहरू का 13 अक्टूबर 1962 को दिया हुआ उनका वक्तव्य था। इसमें उन्होंने भारतीय सेना को आदेश दिया था कि चीनी सेना को नेफा से खदेड़ दिया जाए। इसकी पुष्टि के लिए कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय सेना यथापूर्व स्थिति बनाए रखे और चीनी सेना को खदेड़ने के संबंध में कोई पहल न करे। नेहरू की कार्यशैली परामर्श लेने वाले व्यक्ति की नहीं थी। उनका व्यवहार सूचित करना, न कि वाद विवाद करना था।
1971 में श्रीमती गांधी ने भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कैबिनेट की उपेक्षा करते हुए हस्ताक्षर किए और बाद में कैबिनेट के समक्ष केवल औपचारिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। मनमानी करने का एक अन्य उदाहरण 25 जून 1975 को देखने को मिलता है, जब इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की सलाह कैबिनेट में चर्चा किए बिना दी थी। इसकी सूचना उन्होंने दूसरे दिन की सुबह मंत्रिमंडल को दी। इस प्रकार आपातकाल की घोषणा जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं विवेकानुसार कार्य किया। प्रधानमंत्री की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका समन्वय स्थापित करने की है। प्रशासन में विभागीय मतभेद और संघर्ष होते ही रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में शासकीय कार्यों, व्यवसायों और मशीनरी में अपार वृद्धि होने से मंत्रालयों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि वे स्वयं में साम्राज्य हैं। ऐसी परिस्थिति में एक विभाग में आंतरिक समन्वय तथा एक विभाग से दूसरे विभाग में समन्वय स्थापित करना एक दुभर कार्य है। बिना समन्वय के कार्य शीघ्रता से संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। अतः प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह देखना है कि शासन द्वारा निर्धारित नीतियों को विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण किया जा रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना और उनमें अनुशासन स्थापित करना प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है। मार्च 1977 में जनता दल के सत्ता में आने से कैबिनेट प्रणाली की कार्य पद्धति में काफ़ी परिवर्तन देखने में आया। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री की परंपरागत भूमिका समान अधिकार वालों में प्रथम के आधार पर कार्य करने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों के संचालन में अधिक सक्षम तथा स्वतंत्र थे। साथ ही संयुक्त नेतृत्व की भावना का विकास हुआ। 1980 में इंदिरा गांधी के पुनः सत्ता में आने से कैबिनेट प्रणाली की कार्यशैली में परिवर्तन आया। राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रायः यही स्थिति बनी रही। जून 1991 में नरसिंह राव के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से कैबिनेट प्रणाली की कार्यशैली में बदलाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री आम सहमति के पक्षधर हैं और उनके कार्यकाल में मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों के संपादन में अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं। राजग सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका सशक्त नहीं कही जा सकती। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का कठपुतली प्रधानमंत्री माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागों के सचिवों से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें मंत्री की भूमिका कुछ कम होती लगती है। मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का ब्यौरा देना भी आवश्यक कर दिया गया। धन्यवाद।